नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट यानी कि अपकृत्य विधि। और इसको हम कंप्लीट करेंगे दो पार्ट में। तो आज के जो लेक्चर है ये है इसका पार्ट फर्स्ट। इसके आगे वाली वीडियो जो होगी वो होगी पार्ट सेकेंड। तो सिर्फ दो ही वीडियो में ये पूरा टॉर्ट लॉ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए जिनमें टॉर्ट लॉ पूछा जाता है। ठीक है, अगर एक बात और मैं बता दूं कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इसका, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करके आप वहां से जाकर के ये पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिल जाएगा? आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स दोनों में ही मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक रहने वाला है, सबसे फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ टॉर्ट यानी कि अपकृत्य का अर्थ क्या होता है। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम, यानी जो अपकृत्य है और अपराध है उनके बीच में अंतर क्या होता है। थर्ड हम बात करेंगे एसेंशियल ऑफ टॉर्ट्स और फोर्थ हम बात करेंगे लीगल मैगजिम्स। लीगल मैगजिम्स में होगा डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम के बारे में, जो कि टॉर्ट लॉ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सबसे आखिरी में हम देखेंगे जनरल डिफेंसेस इन टॉर्ट यानी कि अपकृत्य में साधारण बचाव। अब आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि हम आईपीसी पढ़ते थे या फिर अब हम प्रेजेंट में भारतीय न्याय संहिता पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता था कि ऑफेंस के बारे में बाद में बताया जाता था, सबसे पहले बताया जाता था जनरल एक्सेप्शन के बारे में। यानी हम पहले ये पढ़ते थे कि जनरल एक्सेप्शन क्या है, हम बचाव क्या ले सकते हैं, उसके बाद हम ये पढ़ते थे कि ऑफेंस क्या होगा। ठीक उसी तरीके से सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कुछ स्पेसिफिक टॉर्ट क्या होते हैं, जैसे कि नेग्लिजेंस, डिफेमेशन, असॉल्ट, बैटरी, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ये सब कुछ स्पेसिफिक टॉर्ट हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि उन टॉर्ट में हम बचाव क्या ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपको पता रहेगा कि हम उसमें बचाव क्या ले पाएंगे, तभी जो है जब आप टॉर्ट पढ़ेंगे तब आप उसको रिलेट कर पाएंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल डिफेंस इन टॉर्ट। अब ये किस तरह के हैं एक बार हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला है वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, जिसको कहते हैं सहमति से क्षति नहीं। सेकंड है एक्ट ऑफ गॉड यानी कि दैवी कृत्य। थर्ड है इनविटेबल एक्सीडेंट। फोर्थ है नेसेसिटी और फिफ्थ है लायबिलिटी ऑफ स्टेट और सिक्स नंबर पे है मिस्टेक यानी कि भूल। सेवेंथ है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, योगदायी उपेक्षा। एट्थ है प्राइवेट डिफेंस और नाइन्थ है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। ठीक है, इतने डिफेंसेस हम पढ़ने वाले हैं, एक एक करके हम सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले अपना पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ टॉर्ट। सबसे पहले हम ये समझेंगे टॉर्ट का मतलब क्या होता है। टॉर्ट क्या है? ये एक इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, और ये कहाँ से डिराइव किया गया है? एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, टॉर्टम। टॉर्टम शब्द से डिराइव किया गया है। ठीक है, टॉर्टम का अर्थ क्या होता है? ट्विस्टेड और क्रूड। इसका मतलब जो कि टेढ़ा मेढ़ा हो और जो या तो जो सीधा ना हो, जो उचित ना हो, ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे? टॉर्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी तो मीनिंग ये हो गई। उसके बाद हम थोड़ा समझते हैं कि टॉर्ट क्या है। एक सिविल रॉन्ग है, ठीक है, और इसमें क्या होता है? एक्ट और ओमिशन दोनों हो सकते हैं। अब एक्ट क्या होता है? एक्ट मतलब होता है कि आप कोई कार्य करके टॉर्ट कमिट कर रहे हैं, और ओमिशन मतलब क्या होता है कि आपको कोई चीज करना था लेकिन आपने उसको नहीं करके टॉर्ट कमिट कर दिया। ठीक है, तो एक्ट और ओमिशन का ये अर्थ हो गया। थर्ड इसमें पॉइंट क्या हुआ है? लॉ ऑफ टॉर्ट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ। ठीक है, जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ये कोडिफाइड तो है नहीं, पहली बात ये कोडिफाइड नहीं है, तो ये आया कहाँ से है? तो ये जो इंग्लैंड का जो कॉमन लॉ था वहां से निकल के आया हुआ है ये। और इंग्लिश कॉमन लॉ क्या था? ये जो वहाँ के जुडिशियल डिसीजन थे उनसे निकल के आया था। जो वहाँ के जुडिशियल डिसीजन थे उनको एक जैसे कि बना दिया गया, ठीक है, वहां पे एक लॉ बना दिया गया, तो वहीं से निकल करके आया लॉ ऑफ टॉर्ट, जिसको कि हम इंडिया में भी फॉलो करते हैं। सेकेंड टॉपिक पर आते हैं हम, जो कि बात करता है डिफिनीशन ऑफ टॉर्ट की, यानी कि हम देखेंगे अपकृत्य की परिभाषा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो टॉर्ट लॉ है वो कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, तो मतलब उसका कोई लॉ नहीं है जिसमें कि हम उसकी परिभाषा हमें उसमें मिल सके। तो इसलिए हम देखेंगे लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट जो 1963 का है, इसका जो सेक्शन 2 क्लॉज यम है, ये बात करता है टॉर्ट की डेफिनेशन की। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट। ठीक है, इसमें बताया गया कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग तो है, लेकिन ना ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अब यहाँ समझने वाली बात है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो
ट्रस्ट होता है। अगर इनका कोई ब्रीच करता है तो ये भी किस में जाता है, ये एक सिविल रॉन्ग हो जाता है। लेकिन टॉर्ट जो है ये दोनों ही नहीं है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मान लीजिए ए और बी आपस में अग्रीमेंट करते हैं किसी चीज को लेने देने के लिए, तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट क्या होता है, इसमें 3 पार्टीज होती हैं। एक वो इंसान जो ट्रस्ट करता है, दूसरा जो ट्रस्टी होता है, और थर्ड बेनिफिशियरी जिसकी फायदे के लिए ट्रस्ट किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए ए ने अपनी संपत्ति बी को दी ट्रस्टी के रूप में कि तुम ये प्रॉपर्टी ट्रस्टी के रूप में रखो और इसके जो फायदा होगा वो तुम बेनिफिशियरीज के लिए यूज करना, ठीक है। तो ये हो गया ट्रस्ट। तो यहाँ पर बता दिया गया कि ये एक सिविल रॉन्ग तो है, लेकिन ना ही ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। उसके बाद ये तो हो गई लिमिटेशन एक्ट में परिभाषा। उसके बाद कुछ ऐसे ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने टॉर्ट की परिभाषा दी है। उसमें से एक व्यक्ति है सामंड। सामंड क्या कहते हैं, अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। इन्होंने भी यही बोला कि टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग है, विच द रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन, जिसकी रेमेडी क्या है, कॉमन लॉ एक्शन है, यानी कि सामान्य विधि के अंतर्गत इसमें उपचार मिलता है। और फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेज, और इसमें जो डैमेजेज मिलती है, जो जो कंपनसेशन मिलता है वो अनिर्धारित होता है। अनलिक्विडेटेड मतलब अनिर्धारित। अब किसी के प्रति कोई टॉर्ट कमिट हो रहा है तो वो लिक्विडेटेड तो हो नहीं सकता, वो तो हमेशा अनिर्धारित होगा ना। अब यही आप टॉर्ट और जो है कॉन्ट्रैक्ट में अंतर भी समझ सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है उसमें पार्टी जो होती हैं आपस में अग्रीमेंट करती हैं, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पर वो डिसाइड भी कर सकती हैं कि हमें कितना कंपनसेशन देना है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें टॉर्ट की, तो टॉर्ट पहले से डिसाइड नहीं होता है, इसीलिए टॉर्ट में जो कंपनसेशन मिलता है वो निर्धारित नहीं होता है। वो कैसा होता है, वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होता है। एंड लास्ट बाद में क्या क्या, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। इन्होंने भी यही बात बता दिया कि ये सिविल रॉन्ग तो है, लेकिन ना ही ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, और ना ही इसी तरह की जो अन्य कुछ इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस होती हैं उस तरह का ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बता दिया सामंड ने। ये डिफिनेशन कभी कभी जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि ये डिफिनेशन किसका है, तो इसके लिए आपको याद रखना जरूरी है कि डिफिनेशन में क्या बोला गया है, ठीक है। उसके बाद हम तीसरी परिभाषा पे आते हैं जिसको कि विनफील्ड ने दिया। विनफील्ड ने क्या कहा, टॉर्टियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ। इन्होंने कहा कि जो टॉर्टियस लायबिलिटी है वो कब अराइज होती है, वो अराइज होती है जब हम किसी जो है हम कोई ड्यूटी का ब्रीच करते हैं, हम कोई ड्यूटी का पालन नहीं करते हैं, तब टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज होती है। और ये ड्यूटी कैसी होती है, ये ड्यूटी जो होती है वो लॉ के द्वारा फिक्स होती है, ठीक है। और दिस ड्यूटी इज टुवर्ड पर्सन जनरली एंड इट्स ब्रीच ऑफ रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। और इसमें क्या बोला गया कि जो ये ड्यूटी होती है ये सामान्य जन के प्रति होती है, मतलब सबके प्रति होती है। ऐसा नहीं किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के प्रति, सबके प्रति। आप किसी के प्रति भी टॉर्ट नहीं कमिट कर सकते, जो आपकी लायबिलिटी है वो सबके प्रति होती है। और इसमें जो डैमेजेस मिलती है वो अनलिक्विडेटेड होती है, जैसा कि ऊपर भी मैंने जो सामंड की परिभाषा थी उसमें बताया गया, ठीक है। तो सामंड की परिभाषा और विनफील्ड की परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद एक केस हम देखते हैं, जयलक्ष्मी साल्ट वर्कर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1994, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है कि क्या हुआ था इस केस में, बस आप इतना ध्यान रखिए कि इस केस में टॉर्ट की डिफिनेशन बताई गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इतना आप याद रखेंगे। अब एक कंट्रोवर्सी होती है सामंड एंड विनफील्ड में, ठीक है। अभी कंट्रोवर्सी क्या है हम वो समझते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा लॉ ऑफ टॉर्ट, अब सामंड और विनफील्ड इन दोनों में कंट्रोवर्सी क्यों थी। सामंड जो थी वो टॉर्ट को कहते थे लॉ ऑफ टॉर्ट्स, यानी कि, और एक बार आप ये भी देख लीजिए कि विनफील्ड क्या कहते थे, फिर आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। और विनफील्ड कहते थे इसको लॉ ऑफ टॉर्ट, सामंड कहते थे टॉर्ट्स और विनफील्ड कहते थे टॉर्ट। अब इन दोनों ने क्या किया वो समझिए।
अब सामने ने जब इसको बोला लॉ ऑफ टॉर्ट्स, यानी इन्होंने इसको सीमित कर दिया, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो टॉर्ट हैं वो एकदम सीमित है और कुछ निश्चित ही टॉर्ट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए नेग्लिजेंस, मान लीजिए न्यूसेंस, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी दिया, पिजन होल थ्योरी। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये थ्योरी किसका है, तो इसको दिया था सामने ने। सामने ने क्या बताया, जैसे पिजन होल होता है, जैसे मान लीजिए ये पिजन होल है, ठीक है, ऐसे। अब इन्होंने बोला कि कुछ स्पेसिफिक टॉर्ट होते हैं, अगर इस होल में वो आए तभी वो टॉर्ट माने जाएंगे, और अगर इसमें वो नहीं आते हैं इसका मतलब वो टॉर्ट नहीं है। इसका मतलब इन्होंने कुछ स्पेसिफिक टॉर्ट बता दिए कि अगर ये है तो टॉर्ट होगा, नहीं होगा, इसमें नहीं आएगा तो टॉर्ट नहीं होगा। ये था सामन का मत। अब जैसे मान लीजिए कि इस खाने में क्या आ गया, नेग्लिजेंस आ गया, इस खाने में आ गया न्यूसेंस, इसमें आ गया ट्रेसपास, इसमें आ गई बैटरी, इसमें असॉल्ट, ठीक है, मैलिसियस प्रोसिक्यूशन, नेग्लिजेंस, मतलब सब कुछ इसमें अगर आता है तभी वो टॉर्ट माना जाएगा, अदरवाइज वो टॉर्ट नहीं माना जाएगा। ये सिद्धांत था सामंड का। और इसके बाद लेकिन हुआ क्या कि 1703 में एक केस आया, एसबी वर्सेस व्हाइट। इनका जो सामंड का मत था यहाँ से वो बदल गया, इनकी थ्योरी ही यहाँ से बदल गई। अब इसमें केस में क्या बोला गया, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, मतलब जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। इसके पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि जहां उपचार है वहां अधिकार होगा, मतलब जिस चीज का उपचार अगर विधि में दिया हुआ है वही आपका अधिकार माना जाएगा, अदरवाइज वो अधिकार नहीं माना जाएगा। लेकिन जब ये केस आया तो इसमें ये बता दिया गया कि अगर आपके कोई अधिकार है तो उसका उपचार मिलेगा ही मिलेगा, भले ही वो कहीं लिखा हुआ हो कहीं नहीं लिखा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ से सामन का जो मत था वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि इन्होंने बोला था कि अगर ये कबूतर खाने में आएगा तब आपको उपचार मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि अगर आपका राइट है तो आपको रेमेडी मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो यहाँ से सिद्धांत आया ओबी जस्ट इबी रेमेडियम का, जहाँ अधिकार है वहां उपचार है, यही इसकी मीनिंग है, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। अब एसपी वर्सेस व्हाइट का जो केस था, इसका फैक्ट क्या था, इसमें जो एसबी थे वो एक मतदाता थे और व्हाइट जो थे वो निर्वाचन अधिकारी थे। फैक्ट क्या था, जो एसबी थे उनको वोट डालने से रोक दिया गया, ठीक है, उनको वोट डालने का अधिकार था लेकिन उनको रोक दिया गया। अब इससे जो था, जो एसबी थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जिसको वोट में, जिसको मतलब वो चाहते थे कि वो जीते भी गया, इनके वोट देने आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी इनकी जो लीगल एक राइट है उसका वायलेशन हो गया, मतलब इनके अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो इसके कारण इनको रेमेडी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि जब किसी व्यक्ति का कानूनी अधिकार होता है और उसे रोका जाता है तो वह उपचार पाने का हकदार होता है, भले ही उसको कोई आर्थिक हानि नहीं हुई हो। अब आप, मैंने जो ऊपर बता दिया वहीं लिखा हुआ है कि एसबी वर्सेस व्हाइट से पहले कानूनी दृष्टिकोण क्या था, ठीक है, कि कोई उपचार नहीं मिलेगा यदि हानि साबित नहीं होती है। अगर आपको कोई वास्तविक हानि नहीं होती है तो आपको कोई नुकसान नहीं मिलेगा, लेकिन इस केस से चीजें बदल दी गई। पहले इसमें क्या लिखा, पुराने समय में सिर्फ वही व्यक्ति क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता था जिसको वास्तविक तथा प्रत्यक्ष हानि हुई हो, ठीक है। यदि कोई आर्थिक या शारीरिक नुकसान नहीं हुआ हो तो उसे कोई कानूनी उपाय नहीं दिया जाता था, लेकिन इस केस के बाद चीजें बदल दी गई थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें दूसरी तरफ विनफील्ड का मत, इनका जो मत था वो ज्यादा अच्छा था, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, लॉ ऑफ टॉर्ट, यानी इन्होंने बोला कि उनके अनुसार ऐसा कोई भी कार्य जो बिना कानूनी औचित्य के किया जाए, ठीक है, किसी को हानि पहुंचाए, वो टॉर्ट है। अगर कोई भी लॉ फॉर जस्टिफिकेशन के बिना कोई भी कार्य किया जा रहा है तो वो टॉर्ट माना जाएगा, भले ही वो कहीं पे लिखा हुआ हो नहीं लिखा हुआ, उससे उसका मुझसे मतलब नहीं है। और ये क्या था, ये सामान्य नियम पर आधारित था, इस कारण वो इसे लॉ ऑफ टॉर्ट मानते थे, ठीक है। ये दोनों टॉपिक तो खत्म हो गए। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। टॉर्ट और क्राइम में क्या डिफरेंस होता है। अब क्राइम क्या होता है, एक गलत कार्य है जो राज्य के विरुद्ध होता है, ठीक है। जो ऑफेंस होता है ये माना जाता है कि वो राज्य के विरुद्ध होता है, इसीलिए जब भी कोई ऑफेंस होता है सारी लायबिलिटी राज्य के प्रति चली जाती है, सारे केस राज्य अपने ऊपर ले लेती है उसका दायित्व, ठीक है। लेकिन अगर वहीं टॉर्ट की बात करें, टॉर्ट क्या होता है, ये निजी व्यक्ति के ऊपर होता है, ठीक है, निजी अधिकार का इसमें उल्लंघन होता है, ये राज्य के विरुद्ध नहीं होता। और अपराध जो होता है इसमें क्या दिया जाता है, इसमें पनिशमेंट दिया जाता है, और जो अकृत्य है इसमें कंपनसेशन दिया जाता है, यानी कि हर्जाना दिया जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि जो ऑफेंस है, जो क्राइम है, उसमें भी तो फाइन दिया जाता है, लेकिन जो इसमें फाइन होता है वो कभी भी कंपनसेशन के रूप में नहीं लगाया जाता, जो फाइन होता है वो पनिशमेंट के रूप में लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, पनिशमेंट ही दिया जाता है। अब हम देखते हैं इसेंशियल ऑफ टॉर्ट्स, यानी अपकृत्य के लक्षण क्या है। पहला हमने पढ़ लिया, यह एक
सिविल अपकार है, यानी कि इट इज अ सिविल रॉन्ग, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। सेकंड है इट इज नॉट मेरली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम देम, यानी कि ये ना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये उनसे कुछ अलग है, ऊपर मैंने बता ही दिया। इसके लिए जो उपचार है वो अनिर्धारित होती है, ये भी बता दिया मैंने। फोर्थ क्या है, इसमें कर्तव्य जो होता है वो विधि द्वारा निर्धारित होता है, जो कि विनफील्ड की परिभाषा में था, द ड्यूटी इज इम्पोज्ड बाय लॉ। और फिफ्थ है कर्तव्य जानवर के प्रति होता है न किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति, ये भी विनफील्ड की परिभाषा से है। तो आप ये देख रहे होंगे दोनों जो परिभाषा है ये विनफील्ड और शामंड, इनसे मिला करके इसके इसेंशियल निकाले गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आप आते हैं लीगल मैगजिम्स। मैंने पहले ही बताया था कि हम दो लीगल मैगजिम पढ़ेंगे, एक तो इंजूरिया साइन डैमनम और दूसरा डैमनम साइन इंजूरिया, ठीक है। पहले पे हम आते हैं इंजूरिया साइन डैमनम। अब ये क्या होता है, इंजूरियस एंड डैमनम का मतलब होता है कि आपको कोई लीगल इंजरी हो रही है विदाउट एक्चुअल डैमेज, मतलब आपको कोई एक्चुअल हार्म नहीं हो रहा है, आपको कोई आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी लीगल इंजरी हो रही है। जैसा हमने एसबी वर्सेस वाइट के केस में देखा था कि उसको मत देने से रोका गया था, तो उसमें उसकी किसी वास्तविक हानि नहीं हुई, लेकिन उसको लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ, तो उसको कंपनसेशन मिला। तो इंजूरियस एंड डैमनम का यही अर्थ होता है कि आपके लीगल राइट का वॉयलेशन हो रहा है तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, भले ही आपकी कोई वास्तविक हानि नहीं हुई हो, ठीक है। इसके एसेंशियल्स क्या हैं, वॉल्यूशन ऑफ लीगल राइट, यानी किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए। दूसरा है नो नीड टू प्रूव एक्चुअल लॉस, आपको कोई भी वास्तविक हानि साबित करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इतना साबित कर दिया कि आपके लीगल राइट का वॉल्यूशन हुआ है, इतना ही इनफ है, ठीक है। यहीं से निकल कर आती है एक कॉन्सेप्ट आता है एक्शनेबल पर्सी। एक्शनेबल पर्सी का अर्थ होता है कि आपको जहां पर हानि साबित करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये साबित कर दिया लीगल राइट का वॉल्यूशन हुआ है बस, ठीक है, तो ये होता है एक्शनेबल पर्सी। थर्ड क्या बात यही है, रेमेडी अवेलेबल इवन विदाउट फिजिकल और फाइनेंशियल हार्म, मतलब आपको उपचार मिलेगा भले ही आपको कोई शारीरिक या आर्थिक नुकसान नहीं हुआ हो। फोर्थ है दिस इज एक्शनेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ये न्यायालय में दावा करने योग्य होना चाहिए, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, इसके बहुत ज्यादा आपको फैक्ट जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ये मैच द फॉलोइंग में दे दे, या फिर एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा केस इंजूरियस एंड डैमनम से रिलेटेड है या उससे रिलेटेड नहीं है, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो आप बस केस को याद कर लीजिए। पहला केस है एसपी वर्सेस वाइट 1703 का केस है, जो मैंने पहले ही बता दिया, वही मत देने वाला था। दूसरा है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1985, इसमें क्या हुआ था, एक विधायक था जिसको कि उसमें जो असेंबली होती है जहाँ पे वो जाते हैं वहां जाने से रोक दिया गया था, ठीक है। तो उसके किसी हानि से कुछ नहीं हुई थी, बस उसके लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ था, तो इसलिए वहां पे कंपनसेशन मिला था। उसके बाद थर्ड है म्युनिसिपल बोर्ड आगरा वर्सेस अशरफी लाल एंड फोर्थ है मार्जेटी वर्सेस विलियम्स। इतनी बस आपको केस याद करनी है। सेकेंड मैगजीन पे आ जाते हैं डैमनम साइन इंजूरिया, जो ऊपर हमने पढ़ा था वो था इंजूरिया साइन डैमनम और नीचे है डैमनम साइन इंजूरिया। अब इसमें क्या है, इसमें आपको एक्चुअल डैमेज होता है बट विदाउट लीगल इंजरी, मतलब आपको वास्तविक नुकसान हो रहा है लेकिन आपको कोई लीगल इंजरी नहीं हो रही है। अब इस केस में क्या होता है कि आपको कितनी भी वास्तविक नुकसान हो जाए लेकिन अगर आपके लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हो रहा है तो आप क्षतिपूर्ति पाने के हकदार नहीं होंगे। अभी हम इसको केस के थ्रू समझेंगे। इसेंशियल क्या है इसमें, एक्चुअल लॉस और डैमेज इज कॉस्ट, मतलब आपको वास्तविक नुकसान हुआ हो। सेकेंड है नो वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट, आपकी किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। तीसरा है नो लीगल रेमेडी अवेलेबल, यहाँ पे आपको कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि आपके लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी रेमेडी आपको नहीं मिल सकती। फोर्थ क्या बात ये है, मेयर लॉस विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इज नॉट एक्शनेबल, सिर्फ अगर नुकसान हुआ हो तो इसमें केस नहीं बनता है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉस क्या है, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस 1410 का केस है ये, ठीक है। इस केस में क्या होता है, बस इसका आप फैक्ट समझ लीजिए, आपको ये मैक्सिमम समझ में आ जाएगा। अब ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस में क्या हुआ था, इसमें एक टीचर था वो एक कॉलेज में पढ़ा रहा था, उसके बाद वो क्या करता है कि वो अपना एक अलग स्कूल खोल लेता है, तो जो सारे बच्चे होते हैं पुराने स्कूल में से नए स्कूल में जाने लगते हैं। अब जो पुराने स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो जाता है कोर्ट में, वहाँ पे दावा करता है कि इन्होंने एक नया स्कूल खोल लिया, मेरे जो है मुझे नुकसान हो रहा है तो मुझे क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। पर कोर्ट ने क्या बोला कि स्कूल खोलना यानी कोई बिजनेस करना या फिर कुछ स्कूल खोलना वो दोनों का ही अधिकार है, वो जो पहले से खोला था उसको भी अधिकार है, जो दूसरी बार खोल रहा है उसको भी अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी की लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हो रहा है, वास्तविक नुकसान कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन अगर लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ है तो कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। इस केस में भी कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिली थी। सेकेंड केस है मुगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर गो एंड कंपनी
1892। इसमें भी बात ये थी कि दो कंपनी थी आमने सामने, वो खुल गई थी, तो एक कंपनी ने दूसरे के ऊपर दावा किया कि मेरी आर्थिक नुकसान हो रहा है, बट यहाँ पे कंपनसेशन नहीं मिला था। तीसरा है मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड वर्सेस पिकल्स 1895। इस केस में क्या बोला गया था कि अगर आप कोई सही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो भले ही आपका इंटेंशन बैड हो लेकिन वो टॉर्ट नहीं माना जाएगा। मतलब टॉर्ट में इंटेंशन बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता, कुछ जो है कुछ टॉर्ट को छोड़ करके इंटेंशन महत्व नहीं रखता है। तो इसमें बोला गया कि अगर आप कोई बुरा काम कर रहे हैं बट आपका इंटेंशन अच्छा है, फिर भी वो टॉर्ट माना जाएगा। और अगर आप कोई बुरा काम कर रहे हैं, नहीं तो अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आपका इंटेंशन बुरा है, तो फिर भी वो टॉर्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका काम जो है वो सही है। फोर्थ आता है टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभुदयाल, एंड फिफ्थ है ऊषाबेन वर्सेस भाग लक्ष्मी चित्रा मंदिर 1978। इस केस में भी क्या हुआ था कि एक संतोषी माँ की एक फिल्म आती थी, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने देखा, वहाँ पे संतोषी माता के बारे में कुछ उल्टा सा दिखाया गया था। तो वहाँ सब लोगों ने बोला कि मेरी जो है आत्मा आहत हो रही है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच रहा है, तो इसके लिए हमें कंपनसेशन चाहिए। तो कोर्ट ने बोला कि इसमें भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई वास्तविक हानि नहीं हो रही है, कोई लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर भी नहीं मिला था। तो सारे केसेस जो है डायनम साइन इंजूरिया के हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पर, जो कि मैंने बताया था जनरल डिफेंसेस इन टॉर्ट, यानी अपकृत्य के साधारण बचाव देखेंगे हम। तो इसमें सबसे पहला बचाव है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। इसका मतलब होता है टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन, मतलब स्वेच्छा से जोखिम उठाने वाले को हानि के लिए क्षतिपूर्ति नहीं मिलती। इसका अर्थ ये है कि अगर आप किसी भी चीज के लिए सहमति देते हैं और बाद में आपको उससे इंजरी हो जाती है, तो आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते। अगर आज फॉर एग्जाम्पल हम मानिए आप गए हैं क्रिकेट देखने गए हैं आप स्टेडियम में, और हो सकता है कोई बॉल उछल के आपके मुंह पे लग जाए, ठीक है, आप इंजर्ड हो जाओ, लेकिन आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वहां गए हैं इसका मतलब है कि आपने उस इंजरी के लिए सहमति दी है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बोलेगी कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजरी, अगर आप किसी खतरे की जगह पे जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आपने उसके प्रति सहमति दी है, ठीक है। ये एक बचाव के रूप में हो सकता है टॉर्ट में। इसेंशियल क्या है इसके कुछ, कि जो आपका कंसेंट है, जो आपने सहमति दी है, वो फ्री होना चाहिए। दूसरा है कि नॉलेज ऑफ द रिस्क, जिस खतरे के लिए आपने सहमति दी है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे इतना खतरा है। थर्ड क्या है वॉलंटरी एक्सेप्टेंस टू ऑफ रिस्क, मतलब आपने जान करके वो रिस्क को एक्सेप्ट किया हो, ठीक है। और फोर्थ है नो लीगल रेमेडी, अगर आपको नुकसान होता है तो आप क्षतिपूर्ति को मांग नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस देख लेते हैं हम। जैसे पहला है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग 1933। अब इसमें एक व्यक्ति क्या था, वो कार रेसिंग देखने गया, उसके बाद एक कार थी वो दर्शक की तरफ आ गई, उसमें एक व्यक्ति था वो इंजर्ड हो गया, ठीक है, दुर्घटना में वो घायल हो गया, उसने क्लेम किया लेकिन उसको क्षतिपूर्ति नहीं मिली क्योंकि उसने खुद अपनी सहमति दी थी। सेकेंड है पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका 1975। इसमें क्या हुआ था कि एक जीप थी, स्कूटर इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो बस आपने समझे कि एक जीप थी और वो क्या था कि जा रहा था जीप और पीछे से दो अजनबी व्यक्ति थे, वो उसमें बिना बताए ही बैठ गए हैं। अब ड्राइवर जा रहा था, उसमें कुछ भी उसमें गड़बड़ी हुई और वो फट गया, ठीक है। तो जो पीछे बैठा व्यक्ति था एक घायल हो गया और एक तो मर गया। उसके बाद उन्होंने क्लेम किया लेकिन उनको क्षतिपूर्ति नहीं मिली, क्योंकि वो एक तो खुद से उसमें बैठे थे और उसके बाद से ये केस जो है आप दुर्घटना भी ले सकते हैं कि ये एक दुर्घटना थी, ठीक है, इसमें किसने जानबूझ करके नहीं किया था। थर्ड क्या है इलियोट वर्सेस विल्केस 1820 का केस है। इसमें क्या था कि अगर आप प्राइवेट संपत्ति में किसी के घुसते हैं और आप घायल हो गए, ठीक है, तो अपनी मर्जी से गए हैं, तो इसमें भी वॉलेंटी नॉन फिट इंजरी का केस लागू होगा, रूल लागू होगा इसमें, और इसमें भी कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इतनी बात तो हम समझ गए कि अगर आप किसी चीज के लिए सहमति देते हैं तो आपको वहां पे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ खतरे का ज्ञान होना ही पर्याप्त है? क्या ये मान लिया जाए कि आपने किसी चीज के लिए जो है अगर आपको उसका ज्ञान है तो आपने उस पर सहमति दी थी? तो यहाँ से एक नया मैगजीन निकल के आया साइंटी नॉन फिट इंजूरिया, ठीक है, एक नया मैगजीन निकल के आया साइंटी नॉन फिट, एक सेकेंड, सेंटी नॉन फिट इंजूरिया। इसका मतलब होता था सिर्फ खतरे का ज्ञान होना, उसकी सहमति नहीं होती। सिर्फ अगर आपको खतरे का ज्ञान है लेकिन अगर आपने एक्चुअली में उसकी सहमति नहीं दी है तो हम ये नहीं मान सकते कि आपने उसको सहमति दी थी, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है यदि किसी व्यक्ति ने किसी खतरे की जानकारी है लेकिन उसने उस खतरे को स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया है
तो वह व्यक्ति कानूनी क्षतिपूर्ति पाने का हकदार हो सकता है। पहले तो था वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, बाद में एक और कॉन्सेप्ट आया सैंटी नॉन फिट इंजूरिया। ठीक है, तो इसकी बात हम देखेंगे अभी। इसमें आप केस ड्रॉ देख सकते हो, स्मिथ वर्सेस बेकर 1891। इसमें केस में क्या हुआ था कि एक मजदूर था, ठीक है, वो काम करता था, ऐसे खाई नीचे था, वहां पे काम करता था, और ऊपर से क्या होता था, ऐसे क्रेन था जो कि पत्थर एक तरफ उठा करके दूसरी तरफ रखती थी। ठीक है, तो एक दिन एक पत्थर गिरा इस व्यक्ति के सिर पर, ठीक है, और वो घायल हो गया। अब आप ये नहीं कह सकते ना कि वो जो व्यक्ति था उसने खुद खतरा सहन करने की सहमति दी थी, क्योंकि वो वहां पे काम कर रहा था, उसको खतरे का नॉलेज भले ही था, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला था कि मेरे ऊपर पत्थर गिरा दो। ठीक है, उसने इसकी कोई सहमति नहीं थी, उसको कोई चेतावनी भी नहीं दी गई थी कि उसको पहले से चेतावनी दी गई हो लेकिन फिर भी वो नहीं हटा हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। तो ये क्या था कि इसको केवल जानकारी थी, उसने अपनी सहमति नहीं दी थी, इसलिए उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसको कंपनसेशन मिला था इसमें। ठीक है, एक और केस है आर वर्सेस विलियम्स, आप इसको याद कर लीजिए कि ये जो है वो सैंटी नॉन फिट इंजूरिया का केस है बस। ठीक है, फैक्ट जानने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अब आपने क्या देखा कि टॉर्ट के एक बचाव के रूप में हम देख सकते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया को। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का भी एक्सेप्शन है, मतलब कहाँ पे इसका रूल लागू नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे केसेस जैसे रेस्क्यू केसेस, अगर मान लीजिए कि किसी घर में आग लग जाती है और मान लीजिए उसमें कोई फंसा हुआ है, ए व्यक्ति कोई फंसा हुआ है, बी मान लीजिए नीचे देख रहा है और वो जल्दी से गया ए को बचाने, और मान लीजिए बी इसमें इंजर्ड हो गया। अब ए से वो कंपनसेशन ले सकता है। अब ए उसमें ये नहीं कह सकता ना कि तुम खुद आए थे बचाने, तुमने खुद खतरे के प्रति अपनी सहमति दी थी, वो ये नहीं कह सकता। ठीक है, तो पहला है रेस्क्यू केसेस। अगर रेस्क्यू केसेस है, अगर वहां पे कोई इंजर्ड हो रहा है तो कंपनसेशन उसको मिलेगा। ठीक है, इसमें एक केस है हाइंस वर्सेस हॉरवुड 1935। इसमें क्या था कि एक घोड़ा था, ठीक है, वो भड़क गया था, वो सड़क पे भागने लगा, तो एक जो पुलिसकर्मी था उसने भागते हुए घोड़े को रोका और वो घायल हो गया। अब उसने जब क्लेम किया तो जो घोड़े का मालिक था उसने ये बोला कि इसने खुद सहमति दी थी, ये खुद गया था जो है, इसको खुद चोट लग गई, लेकिन कोर्ट ने क्या बोला कि उसने अपना कर्तव्य निभाया है। ठीक है, ये एक रेस्क्यू केसेस है, इसलिए उसको मुआवजा मिलना चाहिए और उसको मुआवजा मिला था यहाँ पे। सेकंड क्या एक्सेप्शन है, इलीगल और अनलॉफुल एक्ट्स। अगर आप किसी अनलॉफुल एक्ट्स के लिए कंसेंट ले रहे हैं तो वो कंसेंट भी कंसेंट नहीं मानी जाती। ठीक है, अब जैसे केस क्या हो गया डैन वर्सेस हैमिल्टन 1939, मतलब आप कोई इलीगल एक्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता कि एक व्यक्ति था जिसने कि शराब पिया हुआ था और वो गाड़ी चला रहा था, उसके बाद एक महिला जो थी उसमें जाके बैठ गई, उसके बाद हादसा हो गया, महिला को चोट लग गई। उसके जब महिला ने क्लेम किया तो उस व्यक्ति ने ये बोला कि इसको पता था कि शराब पिया हुआ है मैंने, तो ये इसने अपनी कंसेंट दी थी, बट कोर्ट ने बोला कि शराब उसने इतनी ज्यादा भी नहीं पी थी कि ये माना जा सके कि वो गाड़ी नहीं चला सकता या फिर वो कुछ घटना कर देगा। ठीक है, इसमें क्या था ड्राइवर की लापरवाही थी, मुआवजा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी अगर आप इलीगल एक्ट कर रहे हैं तो आप उसमें वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी का बचाव नहीं ले सकते। तीसरा है एम्प्लॉयर नेग्लिजेंस, नियोक्ता की लापरवाही। अभी ऊपर जो हमने केस देखा सैंडी नॉन फिट इंजरिया, वही केस यहाँ भी लगता है स्मिथ वर्सेस बेकर। अब स्मिथ वर्सेस बेकर का जो केस था, मतलब पत्थर एक तरफ से उधर जा रहे थे, उसके सिर पे गिर गया। यहाँ पर जो एम्प्लॉयर था उसने उसको चेतावनी भी नहीं दी थी। अगर उसने चेतावनी दी होती और फिर अगर ऐसा कोई घटना घट जाता तो ये कह सकते थे कि उसने अपनी सहमति दी थी इस कार्य के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई चेतावनी भी नहीं दी गई थी, तो ये माना जाएगा कि उसने अपनी सहमति नहीं दी थी और उसको मुआवजा मिलेगा। फोर्थ है नो रियल कंसेंट, अगर कंसेंट ही जो है वो धोखे से या अधूरी जानकारी में दी गई हो तो वो भी नहीं माना जाएगा। फिफ्थ है इंस्टीट्यूटेड ड्यूटी, अगर कोई भी ऐसा कार्य है जो कि राज्य द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, कानून के द्वारा किया जा रहा है, और उसमें अगर उसकी में जो है सहमति, वो जो है सहमति जो है सुरक्षा नहीं मानी जाती है। जैसे अगर पुलिस कोई काम कर रहा है या फायरमैन कोई काम कर रहा है, अगर कहीं भी आग बुझा रहा है, अगर वो इंजर्ड हो गया तो आप ये नहीं कह सकते ना कि वो जो है कि अपनी सहमति उसने दी थी इसके लिए। क्यों? क्योंकि वो अपना ड्यूटी निभा रहा है, ठीक है, उसने सहमति नहीं दी है अपनी, तो ये भी बोला गया इसको इंस्टीट्यूटेड ड्यूटी निभा रहा है, तो वहाँ भी वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी जो है रूल लागू नहीं होगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ आया होगा ये। सेकंड हम देखते हैं एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि दैवीय कृत्य। अब इसका मीनिंग क्या होता है? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल इवेंट। पहली बात, नेचुरल इवेंट होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय ह्यूमन फोरसाइट और केयर। मतलब ईश्वर का ऐसा कृत्य या फिर वो प्राकृतिक आपदा हो जिसको कोई भी व्यक्ति सावधानी से नहीं रोक सकता, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तूफान हो गया, अगर इससे किसी को इंजरी होती है तो ये भी आप एक बचाव क्रम ले सकते हैं कि
ये जो है इंजरी नहीं मानी जाएगी, ये टॉर्ट नहीं माना जाएगा। इसके एसेंशियल क्या है? पहला तो ये नेचुरल इवेंट होना चाहिए, मतलब प्राकृतिक घटना होनी चाहिए। दूसरा है बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, मतलब ये मानव के नियंत्रण से परे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति रोक सकता हो, ठीक है। थर्ड क्या है? नो ह्यूमन नेग्लिजेंस, किसी व्यक्ति की लापरवाही से ये घटना नहीं घटनी चाहिए, ठीक है। इसका केस क्या है? पहला है निकोलस वर्सेस मार्शलैंड 1876। इस केस में क्या हुआ था? एक व्यक्ति था जिसने की जो है एक आर्टिफिशियल लेक बनाया था अपनी जमीन पर, ठीक है। उसके बाद जितनी बारिश कभी नहीं हुई थी उतनी बारिश उस वर्ष हुई, और जो उसका बांध था वो टूट गया, और जो प्रतिवादी था, सॉरी, जो वादे था उसकी जो है उसकी प्रॉपर्टी में चली गई, उसको पूरी जो है उसको पूरा लॉस हो गया, ठीक है। अब उसने केस किया कि इसकी वजह से ये सब लॉस हुआ है, पर कोर्ट ने बोला उसकी संपत्ति को जो नुकसान हुआ था, कोर्ट ने बोला ये ईश्वर का कृत्य था, ये दैवीय कृत्य था, एक्ट ऑफ गॉड था, इसलिए प्रतिवादी जो है उत्तरदायी नहीं होगा। यहाँ पे दो टर्म आपको मिलेंगे, एक प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट, एक मिलेगा वादी यानी कि प्लेंटिफ। ये दोनों क्या होते हैं? प्रतिवादी वो व्यक्ति होता है जो टॉर्ट कमिट करता है, ठीक है, वो होता है डिफेंडेंट यानी कि प्रतिवादी, और जिसके प्रति टॉर्ट कमिट होता है वो होता है वादी यानी कि प्लेंटिफ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिवादी जो था उत्तरदायी नहीं था क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड था। दूसरा है रामलिंगा नडार वर्सेस नारायण रेड्डियान 1971। ये इंडियन केस है। इसमें क्या था? डकैती को ईश्वर का कृत्य मानने से इनकार किया। डकैती को ईश्वर का कृत्य तो है नहीं, ठीक है, और ये प्राकृतिक कारण भी नहीं है, तो इसके बाद ये इसी एक्ट ऑफ गॉड नहीं माना गया क्योंकि ये केवल प्राकृतिक कारणों तक सीमित है। तीसरे डिफेंस पे आ जाते हैं इनविटेबल एक्सीडेंट, मतलब अपरिहार्य दुर्घटना, ऐसी दुर्घटना जिसको कि हम रोक नहीं सके, ठीक है, जो कि हो जाए अचानक से। इसका मतलब क्या होता है? एन एक्सीडेंट विच कैन नॉट हैव बीन प्रिवेंटेड इवन विद रीजनेबल केयर एंड फोरसाइट, मतलब ऐसी दुर्घटना जिसे उचित सावधानी और प्रयास के बाद भी टाला नहीं जा सकता। अगर ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो उसमें हम इसको बचाव के रूप में ले सकते हैं कि ऐसी दुर्घटना हुई जिसको कि मैं रोक नहीं सकता था। इसके एसेंशियल क्या है? ये पहला अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए, अनवॉइडेबल होना चाहिए, मतलब अचानक घटती है। सेकंड है द एक्सीडेंट मस्ट बी अनफोर्सीन एंड अनवॉइडेबल, ठीक है, वही लिखी हुई है। दूसरा है नो नेग्लिजेंस, कोई नेग्लिजेंस इसमें नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई एक्सीडेंट हो या फिर कुछ भी हुआ तो उसमें आप ही का नेग्लिजेंस था, ये नहीं होना चाहिए। मानव की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तीसरा है रीजनेबल केयर इसमें होना चाहिए, ठीक है, तभी ये बचाव मिलेगा। अगर ये एसेंशियल पूरे होते हैं तभी। इंपॉर्टेंट केस लॉज क्या है इसमें? पहला केस है स्टैनले वर्सेस पावेल 1981। इस केस में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था, वो जंगल में गया था शिकार खेलने, उसके बाद उसने एक बंदूक चलाई, तो वो क्या था कि वो गोली जो थी वो सामने से लग के वापस आ गई और पास में एक व्यक्ति था उसको लग गई। अब वो व्यक्ति मर गया। अब यहाँ पर क्या माना गया? इसको अपरिहार्य दुर्घटना माना गया। प्रतिवादी था वो जिम्मेदार नहीं माना गया, ठीक है। दूसरा था हॉर्न्स वर्सेस मैदर 1875। इसमें क्या था? रोड पर घोड़े थे और उसके बाद क्या था, जो कुत्ते थे वो भौंकने लगे। अब इसके चक्कर में क्या हुआ, जो घोड़े थे वो अचानक बिदक गए, मतलब वो भड़क गए और क्या हो गया? दुर्घटना हो गई। अब ये जो है ये इनविटेबल एक्सीडेंट था, ठीक है, इसमें भी बचाव मिला था। तीसरा है फॉर्डन वर्सेस हरकोर्ट रिंगटन 1932। ये सारे केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब याद करना है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था जिसने कार में कुत्ते को बंद किया था। अब कुत्ता क्या था, वो जो है कार का शीशा तोड़ बैठा और उसके बाद जो शीशा था टुकड़ा पास से गुजरा था, एक व्यक्ति था उसको लग गया, उसकी आंख में लग गई, उसकी आंख फूट गई थी, ठीक है। इसको भी अपरिहार्य दुर्घटना माना गया था। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? नेसेसिटी, आवश्यकता। आप ये पढ़ते होंगे, आप ये आईपीसी में भी पढ़ते रहोगे सेक्शन 81 में। अब बीएनएस में सेक्शन 19 में है, ठीक है। यहाँ पर भी हम नेसेसिटी का सिद्धांत पढ़ते रहोगे कि अगर हम किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए कोई छोटा हार्म कर देते हैं तो उसमें भी हमको डिफेंस मिलना चाहिए। यही बात टॉर्ट में भी है। टॉर्ट में क्या बोला गया है? नेसेसिटी इज अ डिफेंस इन टॉर्ट वेयर ए पर्सन कॉजेज हार्म टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म फॉर पब्लिक और प्राइवेट सेफ्टी। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी बड़ी हानि से बचाने के लिए किसी को कम हानि पहुंचाता है तो यह आवश्यकता कहलाती है, ठीक है, और एक वैध बचाव मानी जाती है। इसके एसेंशियल क्या है? इमीडिएट डेंजर, ऐसा नहीं कि डेंजर कल हो और नेसेसिटी के आप आज ही रूल लागू कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं, तत्काल खतरा होना चाहिए, ठीक है, कि अगर तुरंत वो काम नहीं किया तो कुछ ना कुछ बड़ा हार्म हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए। दूसरा है एक्ट डन टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म, बड़ी हानि को रोकने के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा है एक्ट डन गुड फेथ होना चाहिए। मैक्सिम केस में सैलस पॉपुली सुप्रीम लेक्स, इसका मतलब होता है जो
जनता का हित है वो सर्वोपरि है। मतलब कि अगर बड़े हार्म को रोकने के लिए कोई छोटा हार्म करना ही पड़ रहा है पब्लिक एट लार्ज को बचाने के लिए, तो वो जरूरी है। ठीक है, तो सालस पॉपुली सुप्रीम लेक्स, मतलब जनहित ही सर्वोपरि है। इस मैक्सिम का अर्थ यही है। ठीक है, लेट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बी द सुप्रीम लॉ, मतलब जनहित सर्वोपरि विधि है। केस क्या है इसका इंपॉर्टेंट, कोप वर्सेस शार्प 1912 का केस है ये। आप केस जो है इसको आप आईपीसी में पढ़ेंगे और टॉर्ट में भी। इस केस में क्या हुआ था कि पूरे गांव में आग लग गई थी और उसके बाद जो वादी था उसने क्या किया था कि उसने उस आग को रोकने के लिए एक घर जो है वो गिरा दिया। एक जो वादी थी उसके भूमि में प्रवेश किया और घर को गिरा दिया, प्रतिवादी जो था उसने। अब इसके बाद क्लेम किया गया कि जो प्रतिवादी है उसने उसका घर गिरा दिया है, तो इसके बाद उसको डिफेंस मिला क्योंकि उसने जो है ऐसा ग्रेटर हार्म था, नहीं तो सबकी घर जल जाती, इसके लिए उसने एक घर बीच में गिराया था। ठीक है, अब मान जी ये लाइन से कई घर हैं। ठीक है, तो मान जी कि इस एक घर में आग लग चुकी है, तो मान जी बीच का घर ही गिरा दिया गया, तो ये दोनों घर तो बच गए, नहीं तो और सारे घर में आग लग जाती। ठीक है, तो इसीलिए इसको किया गया था और इसमें भी इसको डिफेंस मिला था। ठीक है, एक दूसरा केस है ले वर्सेस ग्लैडस्टोन 1909। इस केस में क्या हुआ था कि एक महिला बंदी थी जिसने कि जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब जेल के अधिकारियों ने उसकी जान बचाने के लिए उसको जबरन भोजन करा दिया। अब जो महिला थी उसने अधिकारियों के ऊपर केस कर दिया बैटरी का, यानी शारीरिक क्षति का। कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि यहाँ आवश्यकता के सिद्धांत का रूल लागू होगा, क्योंकि वो जो काम किया गया था, जिसको जबरन खाना खिलाया गया था, वो उसकी जान बचाने के लिए किया गया था, वहां पे गुड फेथ था। नेक्स्ट डिफेंस क्या है, लाइबिलिटी ऑफ स्टेट इन टॉर्ट लॉ, यानी कि राज्य का दायित्व, उसकी बात हम देखेंगे। देखिए, एक क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट आया 1947 में यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, दिस एक्ट अलाउज सिविल प्रोसीडिंग्स टू बी ब्रॉट अगेंस्ट द क्राउन, यानी जो राज्य होता है उसके खिलाफ भी हम वाद दायर कर सकते हैं, दीवानी वाद। जैसे कि निजी व्यक्ति के विरुद्ध हम कोई वाद दायर करते हैं, वैसे ही हम राज्य के विरुद्ध वाद दायर कर सकते हैं, जैसे कि टॉर्ट के मामलों में और संविदा के मामलों में। इसका बैकग्राउंड क्या रहा, इस एक्ट को लाने से पहले इसका बैकग्राउंड क्या था, इस एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो पहले का बैकग्राउंड ये था, पहले एक रूल चलता था, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, मतलब राजा कभी गलती कर ही नहीं सकता। तो अगर कोई राजा जो है वो भी कोई गलती करता था तो उसको गलती माना ही नहीं जाता था। लेकिन फिर एक एक्ट लाया गया, द क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947, और इसमें राज्य जो है, राजा जो है, उनको भी लायबल ठहराया गया। ठीक है, ये बोला गया कि अगर राज्य जो है, अगर वो भी कोई दीवानी ऐसा कोई एक्ट करते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, तो उसमें भी उनके खिलाफ भी वाद लाया जा सकता है। ठीक है, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा कोई एक्ट तो नहीं है, बट फिर भी ये जो क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट है इसका जो रूल है वो इंडिया में भी चलता है। एक आर्टिकल आप दे सकते हो, आर्टिकल 300, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 300 है, उसमें ये बताया गया कि राज्य जो है वो व्यक्ति के विरुद्ध वाद कर सकता है और राज्य के विरुद्ध वाद लाया भी जा सकता है। ठीक है, ये बात एक तो निकल के आती है आर्टिकल 300 से, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए, राज्य का दायित्व तो ठहरा तो दिया गया, लेकिन इसमें दो कॉन्सेप्ट निकल कर आए। राज्य दो तरह के काम करता है, एक तो सॉवरेन एक्ट, एक नॉन सॉवरेन एक्ट, मतलब एक संप्रभु कार्य और एक गैर संप्रभु कार्य। अब संप्रभु और गैर संप्रभु कार्य कौन से होते हैं, संप्रभु कार्य वो कार्य होते हैं जो सिर्फ राज्य कर सकता है, बाकी और वो प्राइवेट व्यक्ति कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो गैर संप्रभु कार्य होते हैं, जो नॉन सॉवरेन एक्ट होते हैं, वो राज्य भी कर सकता है और कोई प्राइवेट व्यक्ति भी कर सकता है। तो अब जो सॉवरेन एक्ट हुआ उसके खिलाफ राज्य के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो गैर संप्रभु कार्य है उसके लिए वाद लाया जा सकता है। ठीक है, ये बात यही है। अब सॉवरेन एक्ट क्या हुआ, जैसे पुलिस की कार्रवाई, कोई युद्ध की बात हो गई, कोई न्यायिक निर्णय हो गया, अगर ये एक्ट राज्य कर रहा है तो आप उसके विरुद्ध वाद नहीं ला सकते, क्योंकि ये एक संप्रभु कार्य है और ये सिर्फ और सिर्फ राज्य कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखें नॉन सॉवरेन एक्ट, जैसे कि ठेकेदारी का कार्य हो गया, जैसे कि मान लीजिए कोई सरकारी, मतलब कि कुछ भी, जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए राजा ही है, मतलब पहले के जमाने में चलता था राजा का वो, तो अगर मान लीजिए वो है, उनका कोई ड्राइवर है, अगर वो एक्सीडेंट किसी का कर देता है, तो हम ये नहीं बोलेंगे ना कि ये जो राज्य का कार्य है इसके लिए वो लाइबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये गैर संप्रभु कार्य है, ये कार्य राज्य भी कर सकता है, ये कार्य एक प्राइवेट व्यक्ति भी कर सकता है, तो इसके लिए राज्य को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। ठीक है, तो यही से निकल करके आया ही। इसमें कई केस आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे कौन सा एक्ट जो है वो संप्रभु था, कौन सा एक्ट नहीं था। पहला केस इसमें
P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1861 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या था, जो कंपनी थी उसके हाथी को सरकारी गाड़ी से चोट आई थी, ठीक है। ये संप्रभु कार्य नहीं था, इसलिए सरकार दे है। क्यों? क्योंकि गाड़ी से अगर किसी को चोट आ रही है तो ये तो किसी से भी हो सकता है, ये निजी व्यक्ति से भी हो सकता है और सरकार से भी हो सकता है, तो इसके लिए सरकार जो है वो दे होगा, ठीक है। जो पहले राजा का कॉन्सेप्ट था अब वो सरकार के ऊपर हो गया है। दूसरा एक केस था कस्तूरी लाल रालिया राम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1965। इस केस में क्या था, एक व्यक्ति था, उसने एक पुलिस था, उसने एक व्यक्ति से सोना जब्त किया था और बाद में वो सोना जो था वो गुम हो गया, ठीक है। अब ये कोर्ट ने क्या बोला कि ये एक सॉवरेन एक्ट है, इसलिए सरकार इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। थर्ड एक केस आया स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती 1962। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। इस केस का फैक्ट क्या था, एक सरकारी जीप की लापरवाही से एक आम नागरिक की मृत्यु हो गई। अब ये कार्य जो था ये गैर संप्रभु था, ड्राइवर की लापरवाही थी, तो राज्य इसमें उत्तरदायी होगा। एक और केस है नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1993। इस केस में क्या बोला गया, हिरासत में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो राज्य को मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है। फिफ्थ क्या है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1985। ये केस आपने कहाँ देखा था, इंजूरियस एंड डैमनम के केस में, और ये केस आप यहाँ भी देख रहे हैं। इसमें क्या था, विधायक को बिना कारण के गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब उसको रोक दिया गया संसद भवन में जाने से, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, राज्य को हर जाना देना पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट डिफेंस है मिस्टेक यानी कि भूल। अब इसमें क्या है, मिस्टेक मीन्स डूइंग एन एक्ट अंडर ए रॉन्ग बिलीफ और फैक्ट और लॉ, यानी कि आप कोई एक्ट कर रहे हैं जिसमें कि आपको भूल हो जाती है या तो तथ्य की या तो लॉ की, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, अगर आप आईपीसी में देखेंगे, आप बीएनएस में देखेंगे, वहां पे जो मिस्टेक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, वो एक वैलिड डिफेंस होता है, बट मिस्टेक ऑफ लॉ जो होता है वो एक वैलिड डिफेंस नहीं होता। बट इन टॉर्ट लॉ, अगर हम टॉर्ट लॉ की बात करें, यहाँ पे मिस्टेक जो होता है जनरली नॉट अ वैलिड डिफेंस, मिस्टेक जो है वैलिड डिफेंस नहीं होता। अब एक हम बात देखें, मिस्टेक होती किस तरह की होती है, दो तरफ की होती है, एक तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और दूसरी होती है मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये दोनों ही जो होते हैं ये टॉर्ट में बचाव नहीं होते। मिस्टेक नॉट अ डिफेंस, यदि जैसे आप एग्जांपल मान लीजिए, यदि आप किसी व्यक्ति की संपत्ति में गलती से घुस जाते हैं, यह मानकर कि वह आपकी है, आपने गलती की, लेकिन फिर भी आपको ट्रेसपास का जो एक टॉर्ट है वो लग जाएगा, क्योंकि इसमें इंटेंशन का कोई महत्व नहीं है, फिर भी आप उत्तरदायी होंगे, ठीक है। एक केस लॉ है कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस कर्टिस, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट अलाउड एज अ डिफेंस इन ट्रेसपास। अगर आप ट्रेसपास में आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, ये बचाव में उपलब्ध नहीं होगा। इसके एक्सेप्शन भी हैं कुछ, वो हम देख लेते हैं कि हम बचाव ग्रुप में मिस्टेक को कब मानेंगे। अब मान लीजिए कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ हमने झूठा मुकदमा किया, तो हो सकता है ये मुकदमा गलती से भी किया जा सकता है, तो अगर ये मुकदमा गलती से किया गया है तो वहां पर आपको मिस्टेक का बचाव मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा है नेग्लिजेंस केसेस, कुछ मामलों में अगर रीजनेबल मिस्टेक हुआ है और लेकिन सावधानी बरती गई है तो न्यायालय उसमें छूट दे सकता है। तो ये दो डिफेंस हो गए, एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और एक नेग्लिजेंस केसेस, इसके जो है मिस्टेक में बचाव मिल जाएगा। एक नेक्स्ट टॉपिक आता है फिर डिफेंस कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, सह लापरवाही। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों है, अब मान लीजिए कि प्रतिवादी ने कोई एक्ट किया, ठीक है, मान लीजिए डिफेंडेंट ने कोई एक्ट किया जिसकी प्लेंटिफ को कोई इंजरी हो गई, ठीक है, लेकिन ये इंजरी होने में प्लेंटिफ का थोड़ा बहुत हाथ प्लेंटिफ का भी था, ठीक है। तो अगर दोनों का ही हाथ है कोई इंजरी होने में, तो हम उसको बोल देंगे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, मतलब दोनों की ही उपेक्षा है कुछ ना कुछ, तब जाके कोई टॉर्ट कमिट हुआ है। मीनिंग क्या है, व्हेन द प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज आल्सो नेग्लिजेंट, मतलब प्लेंटिफ खुद भी नेग्लिजेंट है, एंड कंट्रीब्यूट्स टू द हार्म ही सफर्ड, जो हार्म वो सफर कर रहा है उसमें उसने खुद भागीदारी की है अपनी, तो जो डिफेंडेंट होगा मे यूज इट डिफेंस टू रिड्यूस ऑफ और डिनाई लाइबिलिटी, तो जिसकी लाइबिलिटी होगी वो इसके आधार पर थोड़ी डिनाई की जा सकती है, थोड़ी कम की जा सकती है। इसमें क्या है, जब वादी स्वयं भी लापरवाह होता है और अपनी ही क्षति में योगदान करता है तो प्रतिवादी इसे एक प्रतिरक्षा के रूप में उपयोग कर सकता है और देर तक कम या समाप्त की जा सकती है, जो उसको कंपनसेशन मिलेगा वो या तो कम की जाए या समाप्त की जा सकती है। इसकी
मुख्य तत्व क्या हैं? एक तो प्लेंटिफ की लापरवाही होनी चाहिए, वादी मतलब जिसको क्षति हो गई उसको खुद को भी लापरवाही होनी चाहिए। दूसरा है उसकी लापरवाही से उसे खुद को नुकसान, उसकी ही लापरवाही से उसको नुकसान होना चाहिए। तीसरा डिफेंडेंट की लापरवाही भी मौजूद है, अगर दोनों की लापरवाही होगी तभी तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होगा, तो दोनों की ही लापरवाही होनी चाहिए और नुकसान जो है दोनों की लापरवाही का परिणाम होना चाहिए। अब इसका इफेक्ट क्या है? पहले क्या रूल था? ओल्ड रूल है, एक मॉडर्न रूल है। पहले क्या रूल था? प्लेंटिफ को कोई हर्जाना नहीं मिलता था अगर प्लेंटिफ की कोई गलती होती थी तब। लेकिन मॉडर्न रूल क्या है कि इसमें जो था मुआवजा थोड़ा उसके प्रोपोर्शन में घटा दिया जा सकता था, ठीक है, जो कि इंडिया एंड यूके में फॉलो होता है। मॉडर्न अप्रोच को एक एक्ट आया था, लॉ रिफॉर्म्स कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट 1945, यूके में इसको स्वीकार किया गया था और इसमें जो था कंपनसेशन थोड़ा था वो घटा दिया जाता था उनकी गलती के आधार पर, ठीक है। और यही रूल इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है बट यही रूल फॉलो होता है, ठीक है। केस हम देखिए, पहला केस है बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर 1809, ठीक है। इस केस में क्या था? प्लेंटिफ तेज गति से चला और गिर गया, रास्ते में बाधा थी, कोई मुआवजा नहीं मिला, ठीक है। रास्ते में ऐसी कोई बाधा थी जो कि डिफेंडेंट ने क्रिएट करी थी, लेकिन जो प्लेंटिफ था उसने भी अपनी थोड़ी सावधानी नहीं बरती और तेजी से चल पड़ा, ठीक है, तो गलती उसकी भी थी, मुआवजा इस केस में नहीं मिला था। सेकंड केस है डेविस वर्सेस मान 1842, इसमें एक रूल आया लॉस्ट अपॉर्चुनिटी रूल। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल ये किससे संबंधित है, मतलब अंतिम अवसर का नियम ये किससे रिलेटेड है, तो आपको हम बताना पड़ेगा कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, ये योगदायी उपेक्षा से संबंधित है। पहले देखिए ये केस आया था ये 1809 का है, इस केस में तो कोई मुआवजा नहीं मिला था, बट जब ये केस आया तो इसमें ये देखा गया कि अंतिम अवसर किसके पास था, ये हार्म रोकने का, ठीक है। अगर डिफेंडेंट के पास था तो डिफेंडेंट लाइबल होगा, अगर प्लेंटिफ था तो प्लेंटिफ लाइबल होगा और उसने इसको नहीं बचाया तो, ठीक है। प्लेंटिफ की गलती के बाद भी अगर डिफेंडेंट को अंतिम अवसर था कि वो इसको रोक सकता था लेकिन उसने नहीं रोका तो वह जिम्मेदार होगा, ठीक है। तब वहां पे कंपनसेशन कम नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके पास टाइम था। थर्ड है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे वर्सेस लक्ष्मण अय्यर 2003, इसमें क्या था? वादी एक मैन होल में गिर गया, ठीक है, जो ऐसे रास्ते में होते हैं ना गड्ढे बड़े बड़े जो कि, ठीक है, तो उसमें वो गिर गया। उसके बाद नगर निगम की लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया गया और वादी की थोड़ी लापरवाही से जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई क्योंकि इसमें नगर निगम जो था उसकी ज्यादा लापरवाही थी। फोर्थ केस क्या है? रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बेजुलम बेबी 1980, इस केस में क्या था? एक यात्री था जो बस की छत पर यात्रा कर रहा था, अब बस में दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, यात्री की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने क्या बोला कि भले ही छत पर यात्रा करना खतरनाक था लेकिन बस सेवा भी उत्तरदायी मानी जाएगी क्योंकि उसने यात्री को रोकने का प्रयास नहीं किया था, ठीक है। इंडियन पोजीशन क्या है? भारत में कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के मामले में हर्जाना घटा दिया जाता है, पूरी तरह से नहीं रोका जाता, इसमें घटा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफेंस क्या है? प्राइवेट डिफेंस यानी निजी रक्षा। इसमें क्या होता है? द राइट ऑफ अ पर्सन टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अनदर पर्सन और प्रॉपर्टी फ्रॉम अनलॉफुल हार्म यूजिंग रीजनेबल फोर्स, किसी व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति या अपनी संपत्ति को अनाधिकृत क्षति से रक्षा के लिए उचित बल का प्रयोग करें, ठीक है। इसेंशियल क्या है इसमें? पहला है एक्चुअल और रीजनेबल थ्रेट, ठीक है, मतलब वास्तविक और संभावित खतरे की आशंका होनी चाहिए, ऐसे ही सेल्फ डिफेंस का यूज नहीं कर लेना है, खतरे की संभावना होनी चाहिए। दूसरा है फोर्स यूज मस्ट बी प्रोपोर्शनेट, जितना बल दूसरी तरफ से यूज किया गया है उतना ही बल अपनी तरफ से भी यूज करना है, ठीक है। तीसरा है नो टाइम टू सीक हेल्प फ्रॉम अथॉरिटी, किसी और जगह से कोई सहायता लेने का अधिकार नहीं हो तब आप इसका यूज करेंगे। और फोर्थ है नो मैलिस और रिवेंज, बदले लेने की भावना से ये नहीं होना चाहिए। केस है बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक 1828, इस केस में क्या था? एक व्यक्ति था जिसने कि अपने लैंड में एक स्प्रिंग गन लगाई थी कि अगर स्प्रिंग गन मतलब अगर उसके घर में कोई ट्रेसपास करता है तो वो स्प्रिंग गन चल जाएगी, ठीक है, और उसके बाद वो घायल हो जाएगा। उसने इसके लिए कोई चेतावनी नहीं दी थी, बाहर को कोई बोर्ड लगाना चाहिए था जिसमें उसने चेतावनी दी होती कि जो है कि अगर कोई घर में घुसता है, कोई उसके लैंड में ट्रेसपास करता है तो वहां पे स्प्रिंग गन है, बट उसने कुछ ऐसा नहीं किया था। और जब एक वादी जो है उसमें घुसा वो घायल हो गया, उसको गन से लग गई, उसे प्रतिवादी को जिम्मेदार ठहराया गया क्योंकि ये कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं है। सेकंड क्या है? मॉरिस वर्सेस नजेंट 1838, इस केस में क्या हुआ था? चोर था, वो चोरी करके भाग चुका था, उसके बाद उस पर गोली चलाई गई। अब ये निजी रक्षा नहीं मानी जाएगी क्योंकि चोर भाग चुका था।
उसके बाद एक लास्ट है डिफेंस एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, मतलब तुच्छ अफवाहने वाले कृत्य। एक मैगजीन है इस पे बेस डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लिक्स, मतलब विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। ये चीज आप पढ़ेंगे आईपीसी में पढ़ेंगे और बीएनएस में पढ़ेंगे। बीएनएस का जब सेक्शन 33 पढ़ेंगे वहां आपको ये मिल जाएगा कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसा एक्ट हो गया जो कि बहुत छोटा मोटा है, जैसे आप ऐसे जा रहे हैं, मतलब आप जैसे मान लीजिए क्लासरूम में बैठे हैं, किसने आपका पेन चुरा लिया, तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बात बताइए कि कोर्ट भी ऐसे जो छोटे मोटे एकदम से घटना होती है उसको वो अपकृत नहीं मानता। ठीक है, तो विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्पेसिफिक टॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नेग्लिजेंस, ट्रेसपास, डिफेमेशन, ये सब इस सब के बारे में। ठीक है, मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।